हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 22 नवंबर के हमारे स्टॉक्स एंड न्यूज हैं कैडिला हेल्थ केयर और पंजाब नेशनल बैंक। कैडिला के एक इंजेक्शन को यूएस एफडीए से अप्रूवल मिल गया है जो कि बोन मैरो और ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। और एक साइबर सिक्योरिटी फर्म ने पंजाब नेशनल बैंक के एक सर्वर में कुछ वल्नरेबिलिटी पाई है जिससे कि उनका कहना है कि इनके जो 18 करोड़ कस्टमर हैं उनका पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा एक्सपोज हो गया है। तो ये दोनों ही टॉपिक हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे हमें इन दोनों कंपनीज के शेयर लेने चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैडिला हेल्थ केयर की कंपनी ओवरव्यू की, तो ये एक इनोवेटिव ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये ब्रॉड रेंज ऑफ हेल्थ केयर थेरेपीज को डिस्कवर, डेवलप, मैन्युफैक्चर और मार्केट करते हैं। और अगर इनके प्रोडक्ट की बात की जाए तो ये कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट हेल्थ केयर सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ये दवाइयों के फॉर्मुलेशंस बनाते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं, इसके अलावा इनके एनिमल हेल्थ केयर प्रोडक्ट और वेलनेस प्रोडक्ट भी हैं। तो अब अगर बात की जाए कैडिला में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो इनके डीसाइटाबिन इंजेक्शन जो कि सर्टेन टाइप्स ऑफ ब्लड और बोन मैरो कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसकी इनको फाइनल अप्रूवल मिल गई है यूएस एफडीए से। और उसके बाद इस जो ड्रग को है मैन्युफैक्चर किया जाएगा इनकी जो जाइडस हॉस्पिरा फैसिलिटी है गुजरात में। और ओवरऑल बात करें तो इनके पास अब 326 अप्रूवल्स हो चुके हैं इस ग्रुप के पास। इन्होंने जब से अपनी फाइलिंग प्रोसेस शुरू करी है तो लगभग 400 एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशंस फाइल करी हैं और इनके पास अब 326 अप्रूवल्स हैं। तो अब अगर बात की जाए हमारी सेकंड कंपनी न्यूज यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की, तो एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है साइबर एक्स 9। इसका नाम आपने शायद कुछ दिन पहले भी सुना हो जब इन्होंने एक वल्नरेबिलिटी पाई थी सीडीएसएल में। और वहां पे भी इन्होंने बताया था कि बहुत सारा कस्टमर डेटा एक्सपोज हुआ है। तो सिमिलरली अब इन्होंने बोला है कि पंजाब नेशनल बैंक के एक इंटरनल सर्वर में वल्नरेबिलिटी पाई गई है जिससे कि जो अटैकर्स हैं वो हाईएस्ट लेवल ऑफ एडमिन प्रिविलेज ले सकते हैं। और उससे इनका जो 18 करोड़ के जो बैंक के कस्टमर है उनका पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा एक्सपोज हुआ है। और फर्म ने ये बताया है कि ये वल्नरेबिलिटी उन्होंने 17 नवंबर को डिस्कवर की है, लेकिन ये डेटा लगभग पिछले 7 महीनों से एक्सपोज हुआ है। और उनके हिसाब से कोई भी अटैकर इसको इजीली कंट्रोल कर सकता है और इनकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसका एक्सेस ले सकता है। इसके अलावा जो बैंक के लोन्स हैं और डील्स हैं उनका एक्सेस ले सकता है और सारे कस्टमर के अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है। पीएनबी ने हालांकि माना है कि इनके जो सर्वर में वल्नरेबिलिटी थी, लेकिन इन्होंने कहा है कि उसकी वजह से कोई भी जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो एक्सपोज नहीं हुआ है। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने उस वल्नरेबिलिटी को ट्रैक कर लिया है और उन्होंने उसके बाद जो इन्वेस्टिगेट किया उसके उसके हिसाब से कोई भी सेंसिटिव डेटा कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। और इसके अलावा उन्होंने बोला है कि जो ये सर्वर है ये ईमेल को राउट करने के लिए यूज किया गया था, तो इस पे कोई सेंसिटिव और क्रिटिकल डेटा नहीं था। तो अभी पीएनबी डिनाई कर रहा है, लेकिन हाँ उन्होंने ये जरूर माना है कि ये वल्नरेबिलिटी उनके इंटरनल सर्वर में थी। तो अब अगर बात की जाए पीएनबी के शेयर प्राइस की कि क्या इसका शेयर हमें इस प्राइस पे लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसने काफी ज्यादा अपने इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट किया है। पिछले 3 साल में इनकी 43% की नेगेटिव रिटर्न है। हालांकि पिछले एक साल में इन्होंने 35% की पॉजिटिव रिटर्न दी है, लेकिन पिछले एक महीने से फिर से ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है और 9% से ज्यादा नीचे गिर चुका है। तो ओवरऑल इनकी जो परफॉर्मेंस है पास्ट में अच्छी नहीं रही है। और अगर हम टिकर टेप के प्रिडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 40.53 बताते हैं और हायर साइड पे 60.8 और लोअर साइड पे 22.2। और जो लास्ट क्लोजिंग हुई थी पिछले थर्सडे को वो 41.65 पे हुई थी। तो ये बोला जा सकता है कि अभी इनका शेयर अपने एवरेज प्राइस से ज्यादा पे अवेलेबल है। हालांकि अगर हम इनका पीयर्स एनालिसिस और फंडामेंटल देखें तो ये 45,000 करोड़ से ज्यादा इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो ये मिड मिड कैप कंपनी बोली जा सकती है। और अगर पी रेशो और पीबी रेशो देखें तो वो काफी अट्रैक्टिव लगता है। इनसे बेटर पी रेशो सिर्फ केनरा बैंक का है और पीबी रेशो की बात की जाए तो इनका सबसे बढ़िया है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर पब्लिक सेक्टर बैंक में बोली जाए तो नॉर्मली कम ही होती है, हालांकि एसबीआई यहाँ पे एक्सेप्शन है कि वो 9% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है।
बट पीएनबी की पब्लिक सेक्टर बैंक के हिसाब से एवरेज है। और अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी देखी जाए तो ओवरऑल पब्लिक सेक्टर बैंक और इनके पीयर्स के मुकाबले में ठीक ठाक है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी ओवरऑल इनके प्राइवेट सेक्टर बैंक से कम होते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इनका वैल्यूएशन अब अट्रैक्टिव हो गया है, क्योंकि इनका शेयर पीछे काफी गिरा है। हालांकि मुझे अगर पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए कि क्या हमें इसका शेयर करंट प्राइस पे लेना चाहिए, तो मेरी फर्स्ट चॉइस तो पब्लिक सेक्टर बैंक में एसबीआई है। तो उनका वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, लेकिन ओवरऑल उनका साइज और रिटर्न को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर कोई भी करेक्शन आती है तो एसबीआई सबसे बेटर चॉइस होगी। लेकिन अगर हम पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बात करें तो इन्होंने पिछले एक साल में कोई खास परफॉर्म नहीं किया अगर इनके पीयर्स के कंपैरिजन में देखा जाए, और इसके अलावा इनका शेयर पीछे काफी गिरा है, तो अट्रैक्टिव रेट्स पे अवेलेबल है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मे बी अगर ये 40 रुपए से नीचे आता है, आज एक थोड़ी सी बैड न्यूज है, हालांकि पीछे इन्होंने 1900 करोड़ रेज भी किए हैं बॉन्ड्स के थ्रू, तो देखना होगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है आज इनके शेयर पे। बट अगर करेक्शन देखी जाती है, ये किसी तरह से 40 रुपए के नीचे मिलता है, तो मे बी इसको कंसीडर किया जा सकता है। बट मेरी फर्स्ट चॉइस एसबीआई होगी पब्लिक सेक्टर बैंक पे। तो अब अगर हम वापस कैडिला पे आएं और बात करें कि क्या करंट प्राइस पे हमें उसका शेयर लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 सालों में 30% की रिटर्न है, लेकिन पिछले एक साल से इसने अपने इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। सिर्फ 8% के आसपास की रिटर्न है, और पिछले 3 महीनों में लगभग 15% की नेगेटिव रिटर्न, एक महीने में 13% की नेगेटिव रिटर्न, और पिछले एक वीक में भी इनका शेयर 6% के आसपास गिरा है। और अगर ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के बाद प्रभुदास लीलाधर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और 695 का टारगेट दिया था। हालांकि इनके सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे ही रहे हैं। और अगर टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो जो इनका एवरेज प्राइस है वो 548 होना चाहिए, हायर साइड पे 699 और लोअर साइड पे 373। जो लास्ट क्लोजिंग हुई है वो 463 के आसपास हुई है, तो हम बोल सकते हैं कि अभी अपने एवरेज प्राइस से ही काफी नीचे पे अवेलेबल है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है। और इसके बाद अगर हम इनके पीयर्स और फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक मिड कैप कंपनी है, 47,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर पी और पीबी रेशो देखोगे तो इनके कॉम्पिटिटर या पीयर्स के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, यानी कि इनका शेयर बहुत ही ज्यादा नीचे गिरा है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिटेबल कंपनी है, कंपनी के ऊपर डेट कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, तो इसकी वजह से इनका वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो प्रोबेबली रीजन अगर ढूंढा जाए कि इनका शेयर चला क्यों है, क्यों नहीं है, तो उसके पीछे का आई थिंक मेन रीजन ये है कि इन्होंने वैक्सीन पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, लेकिन ये किसी तरह से उस रेस में पीछे रह गए। जैसे कि पहले भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन एडल्ट लोगों के लिए आ गई, ये थोड़े से उसमें पिछड़ गए। उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि 12 से 18 साल के बच्चों की जो वैक्सीन बना रहे हैं उसमें लीडर बन के आएंगे, लेकिन अभी पीछे भारत बायोटेक की वैक्सीन को, जो कोवैक्सीन है, उसको भी 2 से 18 साल के बच्चों के लिए अप्रूवल मिल गई है, तो उसमें भी ये थोड़ा रेस में पीछे रह गए। तो इस वजह से इनके शेयर ने काफी डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि इनकी मेजर इन्वेस्टमेंट लगी है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी वैक्सीन की डिमांड कम नहीं होने वाली है। पिछले ही वीक सरकार ने इनको 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया है, और आने वाले टाइम में भी अभी बहुत सारी पॉपुलेशन है, इवन इंडिया की जो किड्स पॉपुलेशन है या 12 से 18 साल के बच्चे हैं, उनको अभी वैक्सीन लगनी बाकी है। इसके अलावा बहुत सारी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है, और आने वाले टाइम में पता नहीं कि बूस्टर शॉट भी शायद रिक्वायर्ड हो। तो कैडिला के लिए मुझे लगता है कि अभी अपॉर्चुनिटी होगी। दो अभी रेस में पीछे रहे हैं, जिसकी वजह से इनका शेयर काफी नीचे अवेलेबल है, लेकिन कोई भी एक अच्छा ट्रिगर इनके शेयर को यहाँ से लगभग 15 से 45% की रिटर्न दे सकता है। तो मुझे लगता है कि ये इन माय पर्सनल ओपिनियन ये राइट प्राइस पे अवेलेबल है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। कंपनी जस्ट थोड़ा सा पिछड़ रही है अभी रेस में, लेकिन अभी काफी ज्यादा स्कोप है वैक्सीन एरिया में भी, और ओवरऑल जैसे इनको अप्रूवल्स मिल रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो अगर आप इस स्पेस में इंटरेस्टेड हैं तो कैडिला हेल्थ केयर एक अच्छी बेट हो सकता है इन माय पर्सनल ओपिनियन। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।